बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अपने जो 12th का अपना लेसन चल रहा था उसमें हमने लास्ट लेक्चर में जो मालूमात हासिल किए थे, हमने देखा था कौमी एकजहती के दो पहलू। ठीक है, एक था साख्ती पहलू, उसमें हमने जो मालूमात हासिल किए थे जमहूरी निज़ाम हुकूमत यानी क्या है, ज़बान व तहज़ीब का तहफ़्फ़ुज़, मुल्क में कुल हिंद इंतज़ामी खिदमत, उसके बाद बुनियादी हक़, कौमी एकजहती काउंसिल का क़याम। ठीक है, और साथ ही हमने उसका सेकंड जो पहलू था नफ्सियाती पहलू, उसके बारे में भी हमने देखा था कि ये नफ्सियाती पहलू किस तरह जो एक कौम रहती है उनके जज्बात से, एहसासात से ताल्लुक़ रखने वाला पहलू है। ठीक है, तो आज हमको जो देखना है अपने जो चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का लेसन 4th, आज का भारत, अमन, इस्तेहकाम और कौमी एकजहती को चैलेंज। ठीक है, अब हमको देखना है क्या चैलेंजेस है, एक्चुअल में क्या क्या परेशानियां हैं। तो इसका हमको आज पार्ट 7 यानी कि ए देखेंगे आज हम उसका। तो उसमें भारत को जो दरपेश चैलेंज थे, जो कुछ भी थे, वो 1947 के बाद यानी कि हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ उसके बाद कौन से रहे, सबसे पहले हम वो देखेंगे। क्योंकि कैसा था 1947 से पहले तो यहाँ पर ब्रिटिशों की हुकूमत थी और उसके बाद हम लोग नए नए उस टाइम पर आज़ाद हुए थे 1947 में। तो अब वहाँ पर क्या मसले रहे होंगे। तो देखो, सबसे पहला आज़ादी के बाद का जो मसला था वो था देसी रियासतों का इंज़माम। अब ये देसी रियासतें क्या है, तो देसी रियासतों के बारे में ये है कि जो अंग्रेज़ों की जब दौरे हुकूमत थी तो उस वक्त हमारे मुल्क में अलग अलग रियासतें कायम थी, छोटी छोटी, और वहाँ पर राजा महाराजा नवाबों की हुकूमत हुआ करती थी। लेकिन उनकी आज़ाद हुकूमत नहीं थी, वो अंग्रेज़ों के ज़ेर निगरानी ही काम किया करते थे। लेकिन उनको थोड़ा सा उतने एरिया का थोड़े से पावर हुआ करते थे और एक दर्जा हुआ करता था। तो ऐसी ना आज़ादी के वक्त भारत में बहुत ज़्यादा ऐसी छोटी छोटी मुख्तलिफ आज़ाद रियासतें थी। और अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जब इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो उन्हें ये इख्तियार दिया था ये रियासतों को कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। उनको इख्तियार था कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में होना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक्त तकरीबन 600 से ज़्यादा ऐसी छोटी बड़ी रियासतें मौजूद थी। और ये सबसे बड़ा मसला था मुल्क आज़ाद होने के बाद। सबसे बड़ा मसला यही रहा था कि इन रियासतों को, क्योंकि ये छोटी छोटी रियासतें थी और अगर इन लोग इनकार कर देते थे मुल्क में शामिल होने तो फिर मुल्क में बचता ही क्या। ऐसा हो जाता था कि बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क वजूद में आ जाते। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और यहाँ पर कैसा था कि ये रियासतों का जो था, इनमें कुछ में आज़ादी का भी बहुत ज़्यादा जज्बा था। तो अब इसमें बहुत सारी रियासतें जो थी, देखिए उनको तो उस वक्त के हमारे पहले वज़ीर आज़म थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो सेकंड यहाँ के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने जो होम मिनिस्टर थे उस वक्त, और नायब वज़ीर आज़म भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन दोनों की कोशिशों से बहुत सारी छोटी छोटी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया गया। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मसला रहा। एक था, देखिए, जम्मू कश्मीर, दूसरा है हैदराबाद और थर्ड है जूनागढ़। ये 3 रियासतों को मुल्क में शामिल करना बहुत मुश्किल रहा है। ये बहुत बड़ा आज़ादी के बाद का मसला रहा है। तो अब उसमें देखेंगे हम, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का मसला। अब जम्मू कश्मीर का मसला ऐसा है कि यहाँ पर जो है कि 3 तरह के समाजी और सियासी खित्ते में बटा हुआ है। अब देखो उसमें कैसा है, जम्मू में हिंदू और सिख ज़्यादा है, कश्मीर में मुसलमान ज़्यादा है, और लद्दाख जो है वहाँ पर बुद्ध आबादी ज़्यादा है, बुद्धिस्ट। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर लद्दाख ये तीनों मिलकर बना है जम्मू कश्मीर। और अब ये मसला ऐसा था कि यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था हरी सिंह। वो थे गैर मुस्लिम और वहाँ पर आबादी ज़्यादा थी मुसलमानों की। तो अब यहाँ पर जो राजा हरी सिंह थे उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि ना तो पाकिस्तान में शामिल होंगे और ना ही भारत में शामिल होंगे, बल्कि वो आज़ाद रहेंगे। और एक दूसरा देखिए, ये तो एक वहाँ पर आबादी के लिहाज से हमको मुख्तलिफ दिखता ही है जम्मू कश्मीर। और एक मसला वो है कि वो सरहद पर वाक़ई, यानी कि वहाँ इंडिया पाकिस्तान की सरहद पर वाक़ई था। ये एक भी बहुत बड़ा मसला था। तो अब यहाँ कैसा था
कि जो पाकिस्तान जो है उसने हरी सिंह पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान में कश्मीर शामिल कर ले। तो अब उसमें कैसा हो गया, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने सरहद की जानिब से वहाँ पर उनकी जो फ़ौज वगैरह होती है उनको वहाँ पर रवाना कर दिया हमले के लिए। अब यहाँ इन्हों तो आज़ादी रखने की ख्वाहिशमंद थे हरी सिंह, लेकिन अब उधर से पाकिस्तान की तरफ से फ़ौज आना शुरू हो गई थी, दबाव आना शुरू हो गया था कि उसको पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। तो अब यहाँ पर राजा ने क्या किए कि हिंदुस्तान से, भारत से उन्होंने मदद मांगी, फ़ौजी मदद मांगी। और ये फ़ौजी मदद मांगने के बाद फिर यहाँ से भी जो है इंडिया से जो अपनी फ़ौज वहाँ रवाना हुई कश्मीर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और यहाँ पर राजा हरी सिंह में और भारत ने ये एक मुआहदा हो गया कि वो भारत में शामिल हो जाएंगे। इंज़माम के लिए वो तैयार हो गए, लेकिन उन्हें चंद एक स्पेशल सहूलतों की मांग थी जो कबूल की गई और जो आर्टिकल नंबर 370 के तहत दी गई। लेकिन अभी ये आर्टिकल नंबर अभी जो है हटा दिया गया है, ठीक है, अब नहीं है ये, अभी तक के था ये तकरीबन 2019 तक के, लेकिन उसके बाद से ये जो अभी गवर्नमेंट ने ये जो स्पेशल सहूलतें कश्मीर को दी गई थी उसे ख़त्म कर दिया है। और उसे किसका दर्जा दे दिया गया है अभी, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी, ठीक है। पहले ये स्टेट हुआ करती थी, लेकिन अब ये मरकज़ के ज़ेर निगरानी है। तो इस तरह से ये कश्मीर का बहुत बड़ा मसला रहा, और ये मसला ऐसा मसला है कि जो अभी तक भी नहीं सुलझा है, ठीक है। 1947, 48 में और 1962 में ये इसी की वजह से पाकिस्तान और भारत में जंग हुई है, लेकिन ये मसला अभी तक के जैसे कि वैसे ही है। आज भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और ये भारत के अमन व इस्तेकाम के लिए एक मसला बना हुआ है, एक चैलेंज है। और ये कब से है, 1947 के बाद से। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जूनागढ़ का जो मसला था, तो जूनागढ़ में भी इसी तरह से मसले रहे कि उनके भी जो थे वहाँ का जो क्या कहेंगे जूनागढ़ के नवाब और जो उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में थे। और ये इलाक़ा कहाँ है, ये रियासत गुजरात के सौराष्ट्र इलाक़े में वाक़ थी, ठीक है। लेकिन वहाँ की जो अवाम थी, वो अवाम जो है ये इस फैसले की मुखालिफत थी, वो जो है इंडिया में शामिल होना चाहती थी। तो इस तरह से फिर वहाँ पर भी थोड़ी सी कार्रवाई वगैरह की गई, और एटलीस्ट आखिर में क्या हो गया कि नवाब जो थे उन्होंने पाकिस्तान चले गए, और फरवरी 1948 में जूनागढ़ रियासत भारत में जम हो गई। लेकिन इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स थोड़े क्रिटिकल्स रहे, लेकिन आखिर में जो है ये भी भारत में जम हो गई। अब उसके बाद जो है हैदराबाद का मसला, हैदराबाद का मसला भी एक बहुत ज़्यादा पेचीदा मसला रहा था। वहाँ पर भी इसी तरह का था कि वहाँ पर भी बहुत सारे जो थे लोग जो थे, उन लोग भारत में शामिल होना चाहते थे, लेकिन वहाँ के जो निज़ाम थे वो लोग नहीं चाह रहे थे। तो इस तरह से कैसा हुआ कि वहाँ का एक जो था क़ासिम रिज़वी वग़ैरह, उन्होंने रज़ाकार तंजीम कायम किए, जो इनके मुखालिफत थी उनके ऊपर जुल्म सितम किए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ पर इसमें जो है अपने पास मराठवाड़ा से स्वामी रामानंद तीर्थ, इनका किरदार अहम रहा है, उन्होंने इस जद्दोजहद में बहुत नुमायाँ किरदार निभाया है। इसी वजह से नांदेड़ की जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी देखिए उन्हीं के ऊपर है, रामानंद तीर्थ, ठीक है। तो ये इस तरह की ये जो कुछ भी हुआ, तो आखिर में क्या करना पड़ा, यहाँ पर भी फ़ौजी कार्रवाई करनी पड़ी हैदराबाद को भी भारत में शामिल करने के लिए। और जो कार्रवाई की गई थी, जो उस वक्त पुलिस एक्शन लिया गया था, तो उसको जो नाम दिया गया था वो ऑपरेशन पोलो था। और उसके बाद 17 सितंबर 1948 को निज़ाम ने हथियार डाल दिए और हैदराबाद रियासत भी भारत में जम हो गई। तो इसमें से आपका ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये सब चीज़ें, इसके लिए थोड़ा सा हमने आपको इसमें एक्सप्लेन ज़्यादा किया है आगे के लिए। ये ऑपरेशन पोलो वगैरह जो है ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एमपीएससी यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर किया गया था, कब किया गया था, या फिर कश्मीर में जो थे उस वक्त किसकी कौन से राजा थे, ऐसे इस तरह के ये सवाल पूछे जा सकते हैं। उस नुक्ते नज़र से हमने इसको थोड़ा सा बताया। तो ये सबसे पहला मसला रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज रहा है इंडिया के सामने 1948 के बाद 47 के बाद देसी रियासतों का इंज़माम, और ये 3 रियासतें मेन थी।
अब उसके अलावा देखिए कि दिगर चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा थे। एक तो था ही जम्मू कश्मीर का मसला था। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन जो अगर आता है तो वो है शुमाल मशरिक़ में नागालैंड। ये भी एक भारत के लिए मसला बना था, लेकिन इस मसले को भी बाद में से हल कर लिया गया। अब वहाँ पर शुमाल मशरिक़ के इलाके का जो नागालैंड था उनका भी आज़ाद रियासत का मुतालबा था, और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वो लोग दहशतगर्दाना हरकतें कर रहे थे, तोड़ फोड़, और क्या कहेंगे कि बिल्कुल भारत में रहना ही नहीं चाहते थे। लेकिन बाद में उनको भी शामिल कर लिया गया, उनको भी रियासत का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद देखेंगे तो जो पुर्तगाली थे, हमने हिस्ट्री में भी देखा कि पुर्तगाली जो है आए थे इंडिया में सबसे पहले और गए यहाँ से सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये पुर्तगाली थे, इनके जो जो नौआबादियात थी तो उनका असर बहुत अरसे तक के क़ायम रहा। उसके बाद उनके ऊपर भी कार्रवाई वगैरह करके आज़ादी के बाद उनको भी यहाँ से उनका कंट्रोल वगैरह जो था उसका ख़ात्मा किया गया, और उनका जो ज़ेर इख्तियार इलाक़े थे उनको भी आज़ाद कर दिया गया। उसके बाद वाला आता है, अगर हम देखेंगे तो सूबों की तक़सीम। तो हमारे पास कैसा है, वो लैंग्वेजेस का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर, जो है तहज़ीबी नुक़्ते नज़र से, मज़हबी नुक़्ते नज़र से, ज़ात पात, ये सब हमारे पास है ना इंफरादियत है। तो इसलिए ये क्या किया गया कि ये जो रियासतें हैं तो उसकी वजह से भी जो मतलब ज़बान है उसकी बुनियाद पर भी जो मसाइल पैदा होते हैं। हर एक को अपनी अपनी लैंग्वेज पर फ़ख्र होता है, नाज होता है, तो ये भी मसले पैदा हुए हैं। जैसे कि अपने पास जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र मराठी की बुनियाद पर ये महाराष्ट्र बनाया जाए, इसके लिए भी बहुत तवील जद्दोजहद करना पड़ी, और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र रियासत यानी कि सिर्फ मराठी जो है वो वजूद में आई थी। तो ये भी एक रहा था। तो इसके लिए हल करने के लिए फिर क्या किया गया था, ज़बान की बुनियाद पर सूबों की तक़सीम की गई। देखिए इस तरह ये मैप में अगर आप देखेंगे तो हर एक जो रियासत है उनकी जो ज़बान है वो बताई गई। तो ये भी किया गया है, ये भी एक चैलेंज रहा है। उसके बाद जो अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा कि माशी मुहास पर मुल्क जो था माशी पसमानदगी का शिकार था, बेरोज़गारी आम थी, गुर्बत आम थी। क्योंकि देखे थे हमने कि इससे पहले भी कि 1947 से बिफोर जो था अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उन्होंने बेतहाशा जुल्म यहाँ के लोगों पर किए, यहाँ की दौलत पूरी लूट कर उन्हें वहाँ लेकर गए, यहाँ के लोगों से काम लिया, लेकिन उसका मुआवजा जैसा देना चाहिए नहीं दिया, जिसका नतीजा कैसा था, मुल्क में बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, बेरोज़गारी थी। और ये आज भी है, लेकिन आज की जो मीडिया है ये चीज़ दिखाती नहीं है। जो नहीं है वो दिखाते हैं कि हाँ ये ऐसा वो वैसा, गैर ज़रूरी जो टॉपिक्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फुटेज दिया जा रहा है, और जो मेन टॉपिक है उनको इग्नोर किया जा रहा है। ये गुर्बत और बेरोज़गारी का मसला तो उस वक्त भी था और आज भी है। तो उस वक्त क्या किया गया था कि ये जो मसला है इसको हल करने के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाए गए। 5 साला मंसूबा जो चलता है आज भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी इब्तिदा की। यानी कि इसमें ये तय किया जाता था कि अगले 5 साल में हम जो हुकूमत को है मुल्क में क्या क्या काम करने हैं, किस लेवल पर काम करने हैं, किन इश्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, उनमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये सब ये प्लानिंग कमीशन यानी कि ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का इन्होंने राह दिखाई। और अब ये जो है ये जो 5 ईयर प्लान्स है, प्लानिंग कमीशन है, तो इनका ये सब मकसद रहा तरक्की करना, फिर उसके बाद मसावात, फिर उसके बाद क्या है कि खुद के पैर पर खड़े रहना, खुद एतमादी में आना, यानी कि माशी तौर पर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, और तरक्याती नज़रिया ये अपनाना। ठीक है, तो ये प्लानिंग कमीशन यानी कि पहले 5 साला मंसूबा क़ायम किए, फिर उसके बाद प्लानिंग कमीशन के बनाकर 5 साला मंसूबे भी बनाए कि इसके ज़रिए से भारत की जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसको रास्ता दिखाया जाए। और ये प्लानिंग कमीशन जो है आज इसको नीति आयोग में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से 1947 के बाद चैलेंजेस रहे हैं, और इन चैलेंजेस में मेन चैलेंज जो रहा था ये देसी रियासतों का इंज़माम वग़ैरह, और साथ ही साथ नागालैंड का मसला, गुर्बत का मसला, गरीबी का मसला, ये सब कुछ रहा। और इनको साथ ही साथ ऐसा नहीं था कि ये चैलेंजेस है तो इनको सॉल्व करने के, चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया गया और इनको हल करने की भी कोशिशें की गई। और ये कोशिशें जो की गई है ये 5 साला मंसूबे, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग
और इनकी तवज्जो किस पर थी? तो माशी तरक्की पर थी, रोज़गार के मौक़े पैदा करने पर थी, गुर्बत के खात्मा करने पर रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है आज का ये टॉपिक, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह से एक तो आज चैलेंज हमने देख लिए, अभी और भी चैलेंजेस हैं। हाँ, और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ये मालूमात वाले हैं, हमारे मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, एग्ज़ाम के नुक़्ते नज़र से, MPSC UPSC के ताल्लुक़ से, सब लिहाज से अगर देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए तवज्जो से सुनिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे हम आगे के देखेंगे चैलेंजेस 1960 के बाद, 70 के बाद कौन से रहें, और अच्छे से समझिए। हाँ, और इसको नहीं समझे, अगर आपको कहीं पर भी कुछ डाउट आता है तो आप बिल्कुल हमको पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।